Hello everyone. Today on his 93rd birthday, we are going to be remembering one of the most important personalities of the modern Indian art world, Mr. J. Swaminathan. His impact, of course, is huge as an artist, but I feel even bigger the role that he played in bringing the art community of that time together, whether it be a young artist or it be a critic like Octavio Paz, or he just had that presence wherein he could bring everyone on a common platform, and I think he did put together the most glorious face of Indian art and a whole generation of artists from Manjeet Bawa, Vivan Sundaram, Bikash Bhattacharya, Arpita Singh. They all came to the fore under his leadership or mentorship. And even at Dhumimal, while growing up, I've seen a glorious face with him of activity, not only in terms of visual arts of these great artists, where there'll be discussions and there'll be seminars and there'll be just casual chit-chats, almost like an adda, but also exchange in terms of other forms of art like musical evenings or poetry or even classical dances. So there was just a very rich exchange of art and culture in that era, and it's something which one would really like to revive in today's times, wherein everything is by appointment and you hardly get to interact with fellow artists or other people related to arts. So today we are going to be having this discussion about Swamiji with two people who were the closest to him, Mr. Vinod Bharadwaj and Mr. Prayag Shukla, both of whom have been leading Hindi poets and writers, and they've had an amazing relationship with Swamiji, both on a professional and a personal front. So they're going to be sharing some experiences with us. And following that, we should also be watching a one-hour film on Swamiji, which is being produced by Dhumimal Gallery and directed by Mr. Vinod Bharadwaj. आज स्वामीनाथन जी का जन्मदिन है, जिन्हें हम सब लोग बहुत आदर और प्रेम से स्वामी कहते थे। और मुझे याद है अंबादास जी, अब वो भी नहीं हैं, जब स्वामी कहते थे तो उसमें तो इतना प्रेम, इतनी सरसता घुल मिल जाती थी कि वो सुनना ही अच्छा लगता था उनसे, मुझसे स्वामी। तो अब स्वामी को याद करने का कई कारण हैं और इच्छा रहती है कि हम हर साल उनको याद करें किसी न किसी प्रसंग से। सच पूछे मैं तो उनको रोज़ ही याद करता हूँ। अभी कुछ बरस पहले, 2-3 बरस पहले उनकी जीवनी ही लिखी है। इतना समय बिताया है उनके साथ कि उसकी गिनती नहीं है, और वो भी बीता भी कहाँ है, रोज़ ही उनकी याद आती है। अब ये जो समय मैंने बिताया उनके साथ बहुत सारा, उसमें एक बड़ा हिस्सा धूमिमल गैलरी का है, जहाँ हम लोगों के मित्र रवि जी और वहाँ हमको बैठाते थे, हमको खिलाते थे, हमसे बातें करते थे, हमारे दरवाजे खुले थे, और वहीं पर बैठकर हमने न जानी कितनी बातें की हैं। फिर उनके घर में, रवि जी के घर में, स्वामी के घर में, हमारे घर में, शांति भाई के घर में, कोई अंत नहीं है। फिर उन दिनों होने वाली जो पार्टियां, रिसेप्शन जो हुआ करते थे, उनमें कितना समय बिताया होगा। अब रिसेप्शन से एक बात याद आ गई, मैं आज उसको कह देना चाहता हूँ, थोड़ी दिलचस्प भी है। जब परमजीत और अर्पिता जी ने घर बनाया चितरंजन पार्क में, बड़ा सुंदर घर, तो वो स्वामी की वो मुद्रा नहीं मुझे भूलती। तो हम लोग पहले पहुँच चुके थे, काफ़ी लोग थे, खाना पीना था, बाहर सजा हुआ था, और तो स्वामी की एंट्री हुई। और स्वामी की एंट्री कहीं भी होती थी तो लोग उनको देखने लगते थे, क्योंकि उनकी धज ही कुछ ऐसी थी। मतलब दाढ़ी है और बाल बढ़े हुए हैं, लुंगी है, तो वो कुछ स्वामी की ही एक छवि लगते थे वो। तो स्वामी वहाँ खड़े रहे, आपको लोगों को लगा कुछ बोलेंगे, थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, वो वाक्य मुझे याद है, अर्पिता कभी सोचा था कि ये होगा। अब देखिए कितनी सुंदर बात थी, क्योंकि वो दृश्य बदल रहा था। वो विनोद जी ने भी देखा है, उदय ने भी थोड़ा बहुत देखा है, जो आज हमारे साथ हैं, रवि जी के पुत्र, और मुझे बड़ी खुशी है कि इस कार्यक्रम में वो शरीक हैं।
उनको भी देखते हुए मुझे रवि जी की याद आ जाती है, और वो एक कहने भर से कि स्वामी के लिए कुछ करना है वो तैयार हो जाते हैं। तो इस बार ही मैंने कहा उदय को कि भाई कुछ करना है, तो उसने कहा ज़रूर। अब ये देखिए लॉकडाउन आ गया, ये पीरियड ऐसा था कि हम उस तरह से मिल नहीं सकते थे, उस तरह से लोगों को बुला नहीं सकते थे। नहीं तो इच्छा तो ये थी कि हम कुछ कवियों को बुलाते, कविता पाठ करते, जो स्वामी को बहुत प्रिय था। और ये भी देखिए धूमिमल गैलरी की ओर से एक तरह से आयोजन है। धूमिमल गैलरी में कविता पाठ की परंपरा स्वामी ने ही शुरू की थी, कई कविता पाठ हुए, और अब बड़ी खुशी है कि उसको गैलरी जारी रख रही है। तो स्वामी को याद करने की बात मैं कह रहा था कि कई कारण हैं। तो एक बड़ा कारण तो ये है कि स्वामी को याद करने का मतलब है कला के या कहें कला से जुड़े हुए विचारों को याद करना। कला क्या है इसको याद करना, जीवन क्या है इसको भी याद करना, मित्रता क्या है इसको भी याद करना, और संबंध क्या है इसको भी याद करना। जब स्वामी की मैं जीवनी लिख रहा था तो एक एक करके बहुत सारे नाम याद आ रहे थे, वो लोग याद आ रहे थे जिनको मैं खुद भी जानता था, स्वामी के कारण ही जानता था, उनके घर में। फिर उनके साथ यात्राएं बहुत की थी। कोटखाई गया था जहाँ स्वामी का एक सेबों का बगीचा था और बड़ा सुंदर घर था गिरगंगा के किनारे, जहाँ स्वामी ने कविताएं भी लिखी। अभी एक सुनाऊंगा उसमें से। तो इतना अचरज हो आया मुझे इस बात पर कि बहुत से लोग इस दुनिया में अभी भी हैं जो ये बिल्कुल दावा कर सकते हैं कि स्वामी को सबसे अधिक मैं जानता था और स्वामी सबसे अधिक मेरे करीब थे, और उनका दावा गलत नहीं होगा। ये चीज़ मुझे बहुत अचरज में डालती है। इसमें मैं बच्चों तक को शरीक करता हूँ, अपनी बेटियों तक को शरीक करता हूँ जो सचमुच ये मानती थी कि उनका असली रिश्ता तो मुझसे ही था। और ये हमारे कई कलाकार मित्रों के बच्चों का हाल है कि क्योंकि वो इतना शेयर करते थे और इतना लोगों को प्रेम ऐसा बांटते थे। अब इससे भी एक किस्सा याद आ गया जो धूमिमल गैलरी से जुड़ा हुआ है, वो भी सुनाना चाहता हूँ। ऐसी चीज़ें याद करने के लिए ही तो ये कोई अवसर होते हैं जो आज है। तो एक बार क्या हुआ कि मैंने नया तब उन दिनों दुपहिया लिया था। तो दिल्ली में उस समय की हालत ये थी कि अगर आपने दुपहिया भी ख़रीद लिया तो लोग मिठाई वगैरह बांटते थे और उसका एक पूरा एक क्या कहना चाहिए जश्न मनता था। ये कुछ परंपरा दिल्ली में अजीब से शुरू हो गई थी कि टीवी ख़रीदा तो मिठाई बांटो, दुपहिया ख़रीदा तो मिठाई बांटो। तो मैं बड़ी इच्छा होती थी कि इसको चलाएं। विनोद जी भी हमारे साथ की जो आज हैं, आज हमारे साथ बहुत बैठे हैं उस स्कूटर में, हम लोग बहुत घूमे उस स्कूटर में। तो एक दिन मैंने तय किया कि बेटी छोटी थी मेरी, तब 11-12 साल की थी, बड़ी अंकिता, और हम लोग स्वामी के यहाँ जाते ही रहते थे, पर अक्सर शाम को जाते थे। तो दुपहिया था तो मैंने कहा चलते हैं अभी, तो उसको भी घुमा लाते हैं। तो वहाँ पहुँचा स्वामी तो हम लोगों को देखते ही बहुत प्रसन्न हो गए, जैसा कि होते थे, और हमको तो प्रसन्नता होती ही थी। स्वामी भवानी जी दोनों ही बोले अरे ये आओ आओ, और शंकर चौधरी जी वहाँ बैठे हुए थे। ये अच्छी तरह याद है, मैंने लिखा भी इसको जीवनी में। तो मेरी बेटी को देखा थोड़ी देर बाद स्वामी ने, क्योंकि इसीलिए तो वो इतने लोगों के करीब आ सके, इतनी चौकन्नी निगाह। वो समझ गए कि ये प्रयाग की जो बेटी है, जिसको वो जानते थे, कई बार मिल चुके थे, बड़ा प्रेम करते थे, कि कुछ बोर हो रही है। तो अंदर उठे और छोटा सा कैनवास लेकर आए, कलर लेकर आए, उसको दे दिया। वो बनाने लगी। उसने कुछ झोपड़ी जैसी बनाई, वो पेंटिंग है भी उसके पास, उसी का किस्सा सुना रहा हूँ, फिर आगे बढ़ूँगा अब यहाँ से दूसरी तरफ। तो क्या हुआ कि स्वामी के शो में हम पूरे परिवार के साथ जाते थे धूमिमल गैलरी में। तो ओपनिंग के दिन मतलब मेरी पत्नी ज्योति, दोनों बेटियां जिनमें से एक अब नहीं रही, छोटी वर्षिता और अंकिता, तो हम लोग धूमिमल गैलरी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं 8A कनॉट प्लेस की, और स्वामी दिखाई पड़ते हैं और बेटी को देखते हैं और तुरंत बड़े खुश होकर बोलते हैं अरे तुम अंदर आओ। तो रवि जी का जो कमरा था वहाँ उसको ले जाते हैं,
और मेरे अचरज का ठिकाना नहीं। अभी भी रोमांच हुआ था सोचकर। जो पेंटिंग उस दिन स्वामी के घर में बेटी ने बनाई थी, उनके दिए हुए कैनवस पर, पहली बार कैनवस पर एक्रिलिक के ऑयल जो भी कलर थे अब याद नहीं, फ्रेम करा करके, ऐसे थे स्वामी। सोचिए, कई लोग सोचते थे कि अरे ये तो ऐसे मस्त से रहते हैं, इनको तो कहाँ क्या चीज़ें याद रहती होंगी, पर इतना अजरज में डाल देते थे वो, इतने व्यवस्थित व्यक्ति भी। बहरहाल, तो अब आपको एक कविता सुनाता हूँ स्वामी की लिखी हुई, फिर अगर थोड़ा समय बचता है तो हम कुछ और बातें भी करेंगे। ये जगह स्वामी की बता चुका हूँ आपको, कोटखाई मैंने देखी ही है। वहाँ पर जो उनका बगीचा था, सेबों का जो बाग था, तो उनके एक लंबरदार जी हुआ करते थे। उसके बड़े किस्से हम लोग स्वामी सुनाते थे। उनको मिला तो वह बाद में, पर उनके किस्से बहुत सुने थे और कई कविताएं लंबरदार जी को संबोधित हैं, या वो कह रहे हैं स्वामी को संबोधित हैं। तो ये स्वामी को संबोधित कविता है जो लंबरदार की ओर से आ रही है, जो उनके गांव में वहाँ एक लंबरदार करके लोग जानते थे, किसान। सेव और सुग्गा। मैं कहता हूँ महाराज, इस डिंगली में आग लगा दो, पेड़ जल जाएंगे तो कहाँ बनाएंगे घोंसले। ये सुग्गे देखो ना, इकट्ठा हमला करते हैं, 1 मिनट बैठे, एक चोंच मारा और गए, कि 100 दाने बेकार। ससुरों का रंग कैसा चोखा है, लेकिन देखो ना, बादलों के बीच हरी बिजली कौंध रही है, भगवान का दिया है, लेने दो इनको भी अपना हिस्सा, क्यों महाराज। क्या सुंदर कविता है। तो अब संबोधन से एक बात और याद आ गई, और वहाँ से फिर मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। एक बार क्या हुआ था, स्वामी का मैंने एक लंबा इंटरव्यू किया जो 16 बैठकों में है, और मेरी 2 किताबों में वो संकलित है, एक कला की दुनिया में और एक कला विनोद नाम की पुस्तक में, जो अशोक वाजपेयी जी ने संपादित की है। तो और पहले वो छपा था पूर्वग्रह में। तो स्वामी ने एक दिन कहा कि आप चलो ना, हम इंटरव्यू करते थे तो वो कहते थे कि आज नहीं कल वाला, फिर कुछ रम आ गई, कुछ पीने लगे, कुछ और बातें होने लगी, कुछ और आ गया, तो कुछ और लोग आ गए, तो बड़ा आनंद आता था। और मुझे लगा इसको ऐसे ही चलने देते हैं, एक बैठक में क्यों करें जी। तो स्वामी से मैंने शायद ये बात कोटखाई में ही पूछी थी, वहाँ भी इंटरव्यू चल रहा था वो, कि स्वामी आप मनुष्य और कला का संबंध क्या मानते हो। पहले तो उन्होंने बीड़ी सुलगाई जी। मैं भी उनके साथ बीड़ी पीता था, अब तो छोड़ दी, 20 साल हुए, सिगरेट भी छोड़ दी, बीड़ी भी छोड़ दी और पाइप भी छोड़ दिया। पर पहले मैं पाइप और सिगरेट दोनों पीता था, और बीड़ी स्वामी के साथ शुरू हो गई जी। तो बीड़ी उन्होंने सुलगाई, शायद मेरे हाथ में भी थी। फिर वो रुके, वो मुझे कभी नहीं भूलता। और फिर कुछ अचरज से मेरी ओर देखे कि ये इसका जवाब तो मुझे मालूम होना चाहिए। बोले प्रयाग आप पूछ रहे हो। हम थोड़ा अंदर से थोड़ा सहमा भी कि ऐसा उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे मालूम होना चाहिए। और मैं सोच रहा हूँ कि अभी स्वामी बोलेंगे तो जैसा कि उनके बोलने में होता था, बहुत गहरी आवाज़, एक कोई बड़ा विचार मंथन, और कुछ उनका वाक्य कहा हुआ, एक वाक्य भी हैं, तो वो कितना बड़ा, कितने अर्थ खोल देता था वो। जैसे विनोद जी से भी उन्होंने एक बार कहा था, क्या कहा था कि शायद कुछ कलाकार तो एक गुरिल्ला की तरह होता है, गुरिल्ला की तरह होता है, गुरिल्ला फाइटर की तरह। बहरहाल, तो मैंने कहा स्वामी, मैं चुप रहा, मैंने कहा नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। और मैं सोच रहा था कि स्वामी से आज मैंने सवाल किया तो कितना बड़ा सवाल है, और इसका जवाब उनकी ओर से मिलेगा कोई बड़ा फिलोसफिकल, मैं उसको लिखूंगा, लोग चकित रह जाएंगे। तो स्वामी बोले कि बात बड़ी सीधी है। संबोधन शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था एड्रेस वाले अर्थ में। मनुष्य बनाता है, मनुष्य गाता है, मनुष्य बजाता है, मनुष्य लिखता है मनुष्य के लिए।
उसके बनाने लिखने में उनका आशय ये था, कुछ शब्द उनके ये नहीं हैं, लेकिन जो बातें उन्होंने कही थी उसका मतलब यही था, कोई पेड़ पौधा पशु पक्षी मेरी चित्रकला को देखने नहीं आएगा, मनुष्य ही देखने आएगा। तो बड़ा सीधा संबंध है कला और मनुष्य का, कि मनुष्य कुछ रचता है और मनुष्य ही देखता है। मैंने कहा स्वामी अब नहीं पूछूंगा, मैं सब समझ गया। एंड व्हाट ही मेंट वाज आई कुड अंडरस्टैंड कि इफ योर एड्रेस इज प्योर, इफ इट इज पॉइग्नेंट, इफ इट हैज सम सब्सटेंस, तो ठीक है। अदरवाइज हम एक दूसरे को संबोधित करके बातें तो करते ही रहते हैं। तो इसलिए लगता है कि स्वामी को जितना भी याद करें तो ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जैसे आज मिली। और मुझे लग रहा है कि हम जो इसमें शरीक हैं इस जूम मीटिंग में आज, उन सबको भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि व्यक्ति ही ऐसे थे जी। आप सबका बहुत धन्यवाद। प्रयाग जी, आपकी बातें सुन के, चूँकि जब मैं दिल्ली आया था 74 में, तो स्वामी जी तो और रवि जी का साथ बड़ा, मतलब उन दोनों तो दिल्ली की कला दुनिया का मतलब यही था। हाँ सही है। तो मैंने उन दोनों स्वामी जी के साथ मतलब कई बार कई तरह की बातें हुई, कई मतलब, लेकिन मुझे 79 का भी आपने जैसे जिक्र किया, वो गुरिल्ला वॉर, एक गुरिल्ला फाइटर की तरह होता है कलाकार। वो रविवार में मैंने 2 इंटरव्यू उन दोनों किए थे 79 में, एक हुसैन का, एक स्वामी जी का। तो SP सिंह संपादक थे। तो उसमें हुसैन क्या, मुझे याद है शीर्षक था, मैं घोड़े बेचता हूँ, फिल्में बनाता हूँ। मतलब वो उनका एक नहीं, तो ये तो मेरे साथ हो चुका है। ज्योति और मैं देखने गए वहाँ बम्बई में, जब शूटिंग कर रहे थे गजगामिनी की, तो मैं हुसैन साहब देखकर प्रसन्न हो गया। आप शमशाद ने कहा चले जाओ, शूटिंग हो रही है, मैं उनको बता, आप कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप चले जाओ। तो बड़े खुश हो रहे, बोले आप लोग आ गए। और कुछ नाश्ता लगा हुआ था सबके लिए, शूटिंग, उसमें शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित अंदर बैठी हुई थी। तो मुझसे बोले कि प्रयाग आजकल मेरी हालत ये है, यही एग्जैक्टली यही सेंटेंस था कि सुबह एक घोड़ा बेचता हूँ और शाम को शूटिंग करता हूँ। तो ये मेरे साथ वो उनका एक तरीका था चीज़ों को देखने का, क्योंकि कला की कीमत काफ़ी हो गई थी। तो स्वामी जी से इंटरव्यू मेरे वो काफ़ी मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि उसमें उन्होंने कई बातें कही जो नॉर्मली, जैसे जिगर मुरादाबादी के बारे में उन्होंने कहा कि उनको देख के उनके मुंह में पान की पीक होती थी, काला रंग, तो एक तस्वीर अलग तरह की। कैसे पढ़ते थे स्वामी, एक आग का दरिया है और डूब के जाना, ऐसे पढ़ते थे। तो उसमें उन्होंने ये जो बात कही थी, इसको कई बार कई लोगों ने बाद में इंटरप्रेट करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत साफ मुझे लगता है। उसका कारण ये था कि गेरिल्ला फाइटर माना जाता है कि वो जैसे चे गवारा जैसे लोग, कि ये लोग बहुत समझदार होते हैं, ये स्ट्रेटजी बनाते हैं। यानी कलाकार को मार्केट में स्ट्रेटजी नहीं बनाएगा, क्योंकि हुसैन साहब भी तो स्ट्रेटजी बना के ही तो बड़े कलाकार बने, या मार्केट को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो स्वामीनाथन एक पॉलिटिकल व्यक्ति थे, उनका बैकग्राउंड चूँकि पूरा राजनीति का था, तो वहाँ पर उनका मतलब ये था कि जब चाहो एक स्ट्रेटजी बदल भी सकते हो तुम, यानी ये ज़रूरी नहीं कि एक ही स्ट्रेटजी को अंतिम माना जाए। दूसरी बात जो मुझे स्वामी जी की बहुत इंटरेस्टिंग याद आती है, एक बार मैं, मेरे ख्याल है वो भोपाल से आ गए थे, मैं साउथ एक्स में घूम रहा था, वह पास में जो एक गुंबद है, हाँ, तो याद है उस गुंबद की। हाँ, उस गुंबद में ऐसे ही घूम रहा था मैं, तो मैंने सोचा देखते हैं जो मकबरा है, स्वामी जी घर पे हों, क्योंकि बहुत कम होता है कलाकार शाम को घर पे हो, कहीं ना कहीं चले जाता है। तो वो उस दिन ठंड के दिन थे और वो अकेले थे, तो मतलब कोई भी नहीं था शायद, तो उनसे मेरी बहुत बात हुई। मैं ये बात बहुत पहले एक जगह जोगेंद्र चौधरी के कार्यक्रम में कह भी चुका हूँ, शांति निकेतन में, कि देखिए हम सब जो ड्रिंक लेते हैं, वो ड्रिंक का असली पावर होती है कि कंपनी कौन सी है। सही है। क्योंकि स्वामी जी के साथ जब मैं रम जब भी पी, अगर थोड़ा मतलब बात करने का मौका मिला, क्योंकि कई लोग हैं तब तो आपको मौका बहुत कम मिलता था, क्योंकि वो बदरसिया थे, आप जैसा एक कहते ही थे उनको कि बातों के रसिया। तो वो जो मैंने शाम बिताई थी,
वो बल्कि बेसमेंट में जाके ग्रुप 80-90 का कैटलॉग, जो कि बहुत कम रह गए थे, लेके आए थे। और उस शाम मैंने देखा कि रम का नशा ही और था। यानी नॉर्मली हम रम पीते हैं, जैसे शमशाद के साथ पीते थे, लेकिन स्वामी जी के पीने साथ का आनंद भी वही है जो हाँ। हम लोगों ने बहुत जाना है, उठाया है। तो वो जो एक उनमें पावर थी ना, कि आपको बिल्कुल डुबो दिया, आपको एक नए नशे में। कोई शराब का नशा नहीं है, और नशा, बिल्कुल हाँ, सही कह रहे हो, बहुत अच्छी बात कह रहे हो। तो उससे ये है कि स्वामी जी, और दूसरा ये है कि क्योंकि रवि जैन के यहाँ एक्चुअली 70 से लेके 82 मान लीजिए, क्योंकि जब वो भारत भवन चले गए, उस समय का कला परिदृश्य अगर देखें तो सब कुछ, सारे बड़े कलाकार, बड़े शो एक ही जगह पर होते थे। वो थी धूमीमल गैलरी। क्योंकि ये कृष्ण खन्ना से लेकर मंजीत बावा, अमिताभ, अर्पिता, परमजीत, मनु पारेख, विकास भट्टाचार्य, जोगेंद्र चौधरी, इन सबके शो जो 70 अमिताभ में दास, देखे, हाँ, वो मैंने जो देखे थे वो सब स्वामी जी की प्लानिंग और रवि जी का सहयोग। मैं तो उसका गवाह रहा हूँ, ये तो बताऊंगा। तो इसलिए वो स्वामी जी का जो भारत भवन जाके तो उनकी दुनिया बढ़ गई। क्योंकि मंजीत बाबा ने कहीं कहा है, मैंने फिल्म में भी जिक्र किया है, कि आप शायद इस बारे में कुछ प्रकाश डालें। उनका कहना था कि शायद स्वामीनाथन का जो कंट्रीब्यूशन भारत भवन का है, जैसे आदिवासी कला को प्रमोट करना या कंटेम्प्रेरी आर्ट की जक्स्टापोज करना, उस समय उनका कहना था कि वो ग्रुप 80-90 से भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ऐसा मंजीत कहते थे। आपका इस बारे में क्या राय है? दोनों की तुलना न करें, दोनों को अलग अलग काम माने, लेकिन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन तो वो है। क्योंकि मेरा तो ये मानना है, इस पर लिख भी चुका हूँ, कई बार बोल भी चुका हूँ, और कुछ कि स्वामी ने जैसे पूरे कला परिदृश्य को एक तरह से बदल दिया, बहुत अच्छे अर्थों में हिला भी दिया। जब उन्होंने कहा कि ये हमारे भाई हैं लोग, आदिवासी कलाकार, ये भी कॉन्टेम्प्रेरी हैं, और बल्कि वो तो मॉडर्न की हद तक जाने को तैयार थे कि भैया ये भी तो अब ठीक है, आपकी दुनिया अलग होगी, यूरोप की, अमेरिका की, आपका मॉडर्निज्म जो है वो कुछ होगा, पर उससे ये अलग कहाँ है। 2007 में हम लोगों ने होमेज टू स्वामीनाथन करके एक बड़ी प्रदर्शनी की थी आईफैक्स में, जिससे इसका एक बड़ा कैटलॉग बना था, जिसमें स्वामी के 27 पेंटिंग्स आपने छाप दी थी, 17-27, और उसमें यही सारे लोग थे। तो ये है कि अब आप इन लोगों की दुनिया भी देखिए, खुद वहाँ आप देखो तो आज क्या हो रहा है। भोपाल में विनोद इस समय पूरा का पूरा एक गौड़ परिवार बड़ा बस गया है, आदिवासी कलाकारों की बस्ती है, ऑल ऑफ देम आर डूइंग रादर वेल, दे आर नोन इंटरनेशनली। उनमें से कई तो खूब घूमते भी हैं, उनके काम भी बिकते हैं। भूरी बाई को देखिए, गर्व हो आता है भूरी बाई पर। और किसकी खोज है? वो मेरे सामने की खोज है। मैं तो वहाँ बैठा हुआ था, स्वामी को मिलने आई थी भारत भवन में, और जब स्वामी ने उनसे कहा था कि तुम चित्र बनाओ, उनको मालूम हुआ कि ये पैसा मिलता है, तो उन्होंने कहा कि स्वामी से वो तो किस्सा सबको मालूम है, मैंने इसमें भी लिखा है, बड़ा दिलचस्प है, तो आपको यहाँ कितना मिलता है? तो मजदूरी जो हुई वो 5 रुपये उन्होंने बताया। अच्छा। स्वामी ने कहा हम 10 देंगे, तो डर गई, उन्होंने आई नहीं। वो ऐसा कुछ था कि पहले दिन तो लोग उनसे, फिर शायद स्वामी ने पूछा, कुछ ऐसा किस्सा है, फिर ठीक याद नहीं, पर उसके आसपास बात तो यही थी। उनको लगा कि 10 क्यों देंगे, मुझे यहाँ 5 मिल रहे हैं। फिर आप देखो तो स्वामी का उनके घर जाना, शंपा शाह ने इतना सुंदर लिखा है उस पर, उन दोनों के संबंध पर, जिसको मैंने पूरा का पूरा स्वामीनाथन एक जीवनी में कोट कर दिया है, जो कहते हूँ, और पढ़ने लायक है वो, कि क्या संबंध बना है। 2 बातें उससे पहले कि उदय अपने संस्मरण सुनाएं ये बचपन के, 2 बातें मैं यहाँ पर सामने रखना चाहता हूँ। एक तो आपने स्वामी की जीवनी लिखी है, जो अपने ढंग की अलग जीवनी है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे स्वामीनाथन की जीवनी जो है लिखने के लिए तो लगता है 1000 पृष्ठ भी कम है, बहुत कम है, क्योंकि मैं खुद मानता हूँ। मतलब वो काम ऐसा है कि उनके इतने तरह की चीज़ें हैं, इतनी दुनियाएं थी, जो ऑक्टोवियो पास पे ही आप एक पूरी किताब लिख सकते हैं। एक संस्मरण में सुनाना चाहता हूँ, अब 1-2 मिनट लगेंगे, क्योंकि वो इतना सुंदर है। विनोद जी ने ऑक्टोवियो पास का नाम ले लिया, वो भी मैंने जीवनी में रखा है। मुझे विश्वजीत राय चौधरी से मैंने कहा, तुम स्वामी के बारे में कुछ बताओ।
तो उसने कहा आपको किस्सा सुनाता हूँ, और उदय वो किस्सा सबके सुनने लायक है। जी। तो अक्टूबर पास आए थे, तो ये बगल में रहता था विश्वजीत, और हम लोग भी जब जाते थे मिलता था उसका, हम लोग सरोद भी सुनते थे उसका, मतलब अमजद का शिष्य। तो उसने कहा जब अक्टूबर पास जब दोबारा आए थे भारत, स्वामी को मिलने आए, तो स्वामी ने उसको कहा कि वो आ रहे हैं तो तुम जरा बजा देना 10 मिनट उनके लिए। तो उसने कहा कि हाँ तो बहुत अच्छा रहेगा। विश्वजीत ने बजाया, बहुत मन से बजाया, हम शायद पास को भी बहुत अच्छा लगा। जब वो चलने लगे तो स्वामी ने कहा पास आप, अंग्रेजी में उनकी बात होती थी कि इसके सिर पर आप हाथ रख दो। नहीं सॉरी, मैं बाद वाली बात पहले बता गया, वो उस असली बात तो वही है। तो स्वामी ने कहा कि आप इसके लिए कुछ कर दो। तो पाज को लगा कि शायद रिकमेंडेशन कोई चाह रहे हैं, तो ही मस्ट हैव सेड कि वो कि विल आई विल टॉक टू द प्रेजेंट एम्बेसडर और कुछ करते हैं, परहैप्स दे विल इनवाइट हिम टू मेक्सिको, ऐसा कुछ कहा उन्होंने। तो स्वामी ने कहा कि नहीं पाज, ये नहीं, आप इसके सिर पर हाथ रख दो। क्या बात है। अब वो विश्वजीत कभी भूला नहीं, उसने कहा बताइए, मुझे याद आती कि पाज मेरे सिर पर हाथ रख रहे हैं। दूसरा मुझे जो 79 का कविता उनकी शो हुआ धूमिवन में, उसमें जब वो सर्वेश्वर जी का 51वां जन्मदिन था, और सर्वेश्वर जी उनकी कई पेंटिंग की चिड़ियाओं पर कविताएं भी लिख चुके थे, और तो उन्होंने एक पुस्तिका जो छापी धूमिवन से, जो कि रेयर 100 कॉपी भूमिका लिखी थी उसके 1 पन्ने की। हाँ, 100 पेज की किताब थी, मतलब 100 प्रिंट उसके आए थे। मंजीत ने कवर बनाया। हाँ, तो उसमें क्योंकि वो आयोजन ऐसा था जिसमें श्रीकांत वर्मा से लेके, मतलब बड़े बड़े सर्वेश्वर जी थे, हम लोग थे, युवा कमलेश जी थे और विष्णु नागर थे, कई तरह के लोग थे। तो मैंने चूँकि जब एक मैंने लोटे पर कविता लिखी थी, जो कि बाद में भारती की बहुत प्रिय कविता हो गई जब उनने छापी। उसको मैंने जब कविता पढ़ी तो बड़े बड़े कवि बैठे थे वहाँ, तो बाद में मुझे स्वामी जी बोले, जो मैंने देखा कि उनका देखने का ढंग, कविताओं को समझने का ढंग क्या था, शायद कोई ऐसे ढंग से नहीं देखता। उस कविता की मुझसे बोले, विनोद जी मैं बहुत सोच रहा था कि इस कविता का अंत कैसे हो, क्योंकि अंत बड़ा कॉम्प्लेक्स था कि कैसे आप अंत करेंगे। क्योंकि मैंने आखिर में कहा कि और कुछ लोटे का सपना ना पूरा हो, कम से कम उसे एक अच्छी नींद तो मिले। तो बोले जो अंत आपने जो किया, मुझे लगा कि ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क थी, बहुत तो गहराई से, मतलब ऑब्जर्वेशन पावर थी। अब इससे देखो, थोड़ी सी पर्सनल बात है लेकिन मुझे भी याद आ गई। एक बार क्या हुआ, जून का, हाँ यही महीना था, मई जून का। तो स्वामी एक दिन नीचे से उन्होंने दिखाई पड़ गए, बालकनी में मैं खड़ा था कि स्वामी आ रहे हैं, एक ऑटो करके आए थे। तब गाड़ी, पता नहीं उस दिन गाड़ी थी नहीं है, वैसे बाद में गाड़ी तो फिर उन्होंने सिर्फ रखी भी नहीं थी, ये ड्राइवर शुरू में रखा था, बीच में रखते छोड़ते रहते थे, ऐसा था। बहरहाल तो वो बोले गाड़ी चलेंगे, मैंने कहा हाँ चलूँगा। तो मैंने कहा बस 2 मिनट, बोले मैं आप आओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। तो मैंने कहा कुछ नई कविताएं लिखी थी कि स्वामी को सुनाऊँगा, अच्छा लगेगा। अब हम 2 ही, और वो तुम तो वहाँ कई बार गए हो, वो स्टूडियो गर्मियों में जहाँ हिम्मत के पास बाद में था और जहाँ हमने फिर बहुत समय बिताया है, तो बड़ी गर्मी सचमुच तप रहा है। अब हम जब थोड़ी देर बैठ गए तो मुझे तो कभी को लगता है कि एक अंदर से अकुलाहट से होने लगी कि अभी हम 2 ही हैं, फिर स्वामी भी अभी आए हैं, कुछ कर नहीं रहे, तो चलो। तो मैंने कहा कि स्वामी कुछ कविताएं लिखी हैं। तो पहला वाक्य उनके मुँह से जो निकला, ऐसी गर्मी और कविताएं तो मैं भी थोड़ा हिचक गया। तो थोड़ी देर बाद जब बोले नहीं सुनाइए, सुनाई मैंने। अब 4 कविताएं सुनने के बाद बोले कि इस जब ये छपेंगी आप मुझे बताना, इनका इंट्रो मैं लिखूँगा। जो बात मैं कह रहा था, स्वामी की अव्यवस्था में व्यवस्था गजब था वो। तो वो साक्षात्कार नाम की पत्रिका या पूर्वग्रह में वो कविताएं छपी, और तब मैं संयोग से भोपाल गया हुआ था। तो उसके संपादक उन दिनों उदय प्रकाश थे, शायद साक्षात्कार ही था।
तो स्वामी पूर्वग्रह तो स्वामी ने कहा कि मुझे, मैंने कहा स्वामी छप रही हैं। अरे बोले मैं लिखता हूँ। अब उदय प्रकाश ने उनसे लिखवा लिया। उदय वो 10-12 लाइनें ऐसी हैं कभी उन कविताओं के बारे में, और कैसे उन्होंने याद किया कि प्रयाग आए हैं और गर्मी के दिन हैं, और फिर मौलश्री के पेड़ की याद करते हैं। स्मृति देखिए। अच्छा। बहुत कम लोग बात करते हैं गढ़ी के बारे में, बात करते हैं मौलश्री के पेड़ की, जो कि वहाँ की खास चीज़ था वो पेड़, कि आप इंटर करते इसको आप देखते थे। फिर वो मेरी किताब में भी है, मैंने वो वैसे ही छापा है। और एक घटना और वो भी उनकी कविता समझने के बारे में, सुनने के बारे में बहुत कुछ कहती है। तो जब हम लोग जा रहे थे बस्तर, तो पदमसी भी थे, और जैसा कि होता था बीच बीच कहीं रुकते थे। स्वामी की आदत थी कि भाई चादर भी थी और ड्रिंक्स भी हैं, और मेरे पास तब निराला की किताब थी अपरा, जो मैंने साथ में पढ़ने के लिए रख ली थी। तो जब बैठ गए तो स्वामी ने कहा देखिए किताब, बोले प्रयाग निराला का कुछ सुनाइए आज। तो मैंने निराला जी की कविता का पाठ शुरू कर दिया। उसमें उदय एक पंक्ति आती है, तिमिर रात के तिरकर ज्यों न तिरे। ये पंक्ति आती है, बोले रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। बोले निराला तिमिर रात का तिरकर ज्यों न तिरा नहीं कह रहे, तिरे कह रहे हैं, मतलब कई अंधेरों की बात कर रहे हैं। अरे क्या बात है। अब कितनी ये हिंदी के बड़े बड़े अध्यापक भी नहीं नजर उनकी जाएगी। क्या बात है। तिमिर रात को तिरकर ज्यों न तिरे, कि रात के कई अंधेरे हैं और वो सब आपस में तैर रहे हैं, हट नहीं रहे। तो उदय जी आप कुछ, मेरे 3-4 छोटे क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। एक तो जैसे स्वामी जी का जो स्टार्टिंग रहा उसके बारे में इतना चर्चा नहीं होता, तो वो अगर आप लोग बता सके, क्योंकि बाद में मैंने जितने आर्टिस्ट सुना है, 2 ही आर्टिस्टों का मैंने इतने सालों में सुना है। एक साइलोस थे जो पहले की एक जनरेशन कहती थी कि उनकी पर्सनालिटी पे हमें बहुत इफ़ेक्ट किया, और दूसरा स्वामी जी का मैंने सुना है, चाहे विवान हो, चाहे मंजीत हो, परमजीत हो, बहुत लोग ये कहते हैं कि वो ही एक इंस्पिरेशन थे कि हमारा आर्ट वर्ल्ड मूवमेंट एक उस पे पहुँचा, मुकाम पे पहुँचा। तो क्या स्वामी जी पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने ऐसे किया, या फिर उनकी पर्सनालिटी में ऐसा कुछ आप लोग समझते हैं जो इतना उन्होंने प्रभाव डाला लोगों पे? असल में ये बात, स्टार्टिंग कैसे हुई उनकी, वो ये बात कहने में थोड़ी अजीब लगती है। मैं सोचता हूँ कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक तरह का महिमा मंडन हो जाता है, और स्वामी को महिमा मंडन की ज़रूरत नहीं है। जी। कि उस व्यक्ति में कुछ ऐसा था जो हम सब लोग महसूस करते थे पास बैठ करके। मैंने तो बहुत महसूस किया है कि जैसे कई व्यक्तियों में होता है, जैसे रामकृष्ण परमहंस के बारे में मानते हैं कि उन्होंने विवेकानंद को छू दिया तो बिजली से कौंध गई शरीर में। नॉट एग्जैक्टली लाइक बट समथिंग लाइक दैट। कि जो भी बात विनोद जी भी कह रहे थे कि आपको वो ड्रिंक के समय भी एक दूसरी दुनिया में ले जाते थे वाकई। तो ये जो देखने की शक्ति थी स्वामी की, ऑब्जर्व करने की, और ऑब्जर्व करके ऐसा मैंने कई बार महसूस किया है, बिल्कुल सीधा उसमें उतर जाने की और उसमें कुछ देख लेने की, जो उन जैसा व्यक्ति ही देख सकता है। जो उनकी एक घटना और जो उन्होंने खुद लिखी है और बताई है, जो सांप का जहर, एक ज़माने में लोग थे ना, अभी भी होंगे, जो अपने जादू से, जादू नहीं कहना चाहिए इसको, एक तरह के मंत्र फूंक करके ठीक कर देते थे। स्वामी वो दृश्य देखते हैं वहाँ मध्य प्रदेश के एक जंगल में, और वो उनका कुछ ऐसा भाव था जैसे मेरी दुनिया बदल गई, देखने का ढंग बदल गया, ये क्या हो रहा है। तो वो एक तरह से प्रकृति के रहस्य में विश्वास करते थे, और उसमें मैं मानता हूँ कि वो विश्वास बहुत गलत नहीं था, वो होता है क्योंकि तार जुड़े हुए, कोई नई बात भी नहीं थी एक तरह से, पर वो ये है कि आप कितना उसमें इंटर कर जा सकते हो। तो इंटर वो कर जाते थे। मुझे लगता है कि इसीलिए देखिए उदय, हाँ मैं थोड़ा भटक गया था,
वो अपने सवाल से वैसे नहीं भटका था, बात तो स्वामी की ही हो रही है कि हम लोग जब स्वामी को मिले, आई मेट हिम व्हेन आई एम 25। कॉफ़ी हाउस में हमारी भेंट होती है और मैं उनका इंटरव्यू करने के लिए भेजा जाता हूँ दिनमान की ओर से। जब मैं वहाँ काम नहीं कर रहा, ये बात होगी कभी 67-68 की। आई एम ए फ्रीलांसर इन दिनमान एंड वन डे गे, बहुत हिंदी के बड़े लेखक जब वहाँ थे और मैं फ्रीलांसर था तो जाया करता था असाइनमेंट मांगने के लिए। तो उन्होंने कहा हम लोग एक, लंबा तो नहीं हुआ जा रहा क्योंकि 2 मिनट और लेंगे, तो उसमें उस दिन वासिया जी ने कहा कि हम लोग एक इशू प्लान कर रहे हैं, अब जिस सदी में हम बैठे हुए हैं भाग्य से आज भी, कि 21वीं सदी में कला का क्या होगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि स्वामीनाथन जी को आप जानते हो? तो मैंने कुछ हिचकते हुए कहा कि हाँ थोड़ा जानता हूँ, कॉफ़ी हाउस से मिलते हैं, थोड़ी बहुत बात होती है। समहाउ इट हैपेंस, स्वामी को एक लाइकिंग मेरी, मैं तो खैर उनको देखते ही ऐसा हो गया कि जैसे मैं किसी इस आदमी से मिलना है वाला भाव मन में रहता था और एक बड़ा आदर से जागता था। बहरहाल तो मैंने कहा कि हाँ जानता तो हूँ थोड़ा सा। तो बोले फिर आप उनसे एक इंटरव्यू करो और उसका विषय ये है कि 21वीं सदी में अलग अलग फील्ड्स में क्या होगा, मान लीजिए विज्ञान में क्या होगा, स्पोर्ट्स में क्या होगा, कयास लगाए जाएँ, अनुमान लगाया जाए, कल्पना की जाए। तो इंटरेस्टिंग तो था, लेकिन मैं चुप बैठा रहा 2 मिनट। तो समझ गए कि इसके में कोई हिचक है, कुछ बोल नहीं रहा। वैसे भी बहुत कम बोलता था उन दिनों, अब तो इतना बोल रहा हूँ। उन दिनों तो मेरी हालत ये थी कि बड़ी मुश्किल से बोल फूटता था और वो भी बहुत कम बोलते थे। तो बोले नहीं आप जाइए तो मिलिए, शायद कुछ काम का लगे आपको, निकले आपको अच्छा लगे उनसे मिलकर इंटरव्यू करके, ऐसा कुछ कहा उन्होंने। तो स्वामी से मैंने कहा तो तब मैं भी करोलबा में रहता था, स्वामी भी रहते थे, पर हमने उनके घर कभी गया नहीं था। तो स्वामी से मैंने कहा, तो दिनमान को तो जानते ही थे और थोड़ा सा मुझे भी जानने लगे थे कि कुछ लिखता है और यहाँ बैठता है शाम को। तो बोले हाँ आप आ जाओ, 7 बजे मद्रास होटल सुबह। तो मैंने सचमुच मान लिया कि ये इंटरव्यू कभी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग किससे भी सुनते थे, स्वामी किसी भी सुनाई पड़ते तब भी कि तो 11 बजे 12 बजे रात को लौटते हैं शिल्पी चक्र से घर पी करके। मैंने कहा जो आदमी 12 बजे घर लौटेगा वो 7 बजे कैसे मुझे मिलेगा वहाँ। तो मैं 6:45 पहुँच गया कि मैं बगल में रहता था। तो मेरे अचरज का ठिकाना नहीं रहा कि स्वामी वहाँ बैठे हुए थे। ही वॉज ऑल्सो अर्ली। अभी वो सफाई होती ना मद्रास होटलों का, अभी से होटल रेस्तरांस की, तो कुछ लोग सफाई कर रहे हैं, वो अभी तक मुझे दृश्य याद है। बातचीत होनी शुरू हुई, अब बातचीत क्या हुई वो तो छप गई, अभी भूल गया हूँ कि स्वामी ने क्या कहा था। अब मैं स्वामी बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, मुझे बार बार लग रहा है कि अब इनसे तो बहुत बार मिलना है, वो मैं कभी नहीं भूला। और मेरा उसको भाग्य मानता हूँ अपना कि वो मिलना फिर हुआ और ऐसा हुआ कि उनके छोटे भाई जैसा ही हो गया। और तो ये भी मैं स्वीकार करूँ, आज स्वीकार करता हूँ, जो उनकी जीवनी लिखते हुए समय स्वीकार किया। बहुत मुलाकातें थी, तब हम उनसे एक औ में थे, उनके साथ बैठते थे, उनकी बातें सुनते थे। सच्चाई ये है कि स्वामी की मेरी बहुत सारी बातें मुझे बाद में समझ में आई, या अब आती हैं, अब बहुत ज़्यादा आती हैं। अब मैं उसको समझ पाता हूँ और उसको समझने में कुछ लोगों ने मदद भी की है, जिनमें एक मैं गोयल साहब को मानता हूँ। गोयल साहब की भी मैं ज़रूर याद करूँगा। स्वामी से उनका जो रिश्ता था, अब तो पूरी किताब ही आ गई है उनकी लिखे हुए की। स्वामी के बारे में कुछ उन्होंने ऐसे पीस लिखे हैं जो मैंने फिर जीवनी लिखते हुए पढ़े कि उन्होंने मेरी बहुत मदद की स्वामी को समझने में। और एक उनकी शुरुआत जैसे क्या पहले थोड़ा हमेशा से ही आर्ट में था या फिर नहीं पॉलिटिक्स में ऐसा है कि उनकी बैकग्राउंड, आपने सैलोज का भी नाम लिया जी, तो उनके नोट्स में एक जगह लिखा हुआ है जी, जो कि कालिदास ने जो इनका गैलरी पास के कैटलॉग में कोट भी किया है। अच्छा। कि वो बचपन में कनॉट प्लेस में जब पिता के साथ घूमते होते थे तो शैलोज मुखर्जी उन्हें कभी कभी दिख जाते थे और शैलोज मुखर्जी से वो प्रभावित थे। अच्छा। एक्चुअली ये मंजीत बाबा चूँकि स्वामी जी के शिष्य थे, तो वो एक बार मुझसे कह रहे थे कि दिल्ली में शैलोज का प्रेत
हम सबको कहीं ना कहीं हॉन्ट करता है। तो स्वामी जी, लेकिन चूँकि वो तो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे, भवानी जी से परिचय उनका अच्छा। उन दिनों हुआ। अच्छा। क्योंकि भवानी जी की शायद भाई जो थे वो मतलब कम्युनिस्ट थे। तो उन्होंने लिखा है ना कि स्वामी एक मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं और भवानी जी सामने बैठी हैं। अच्छा। तो बोले कि मैं मीटिंग को एड्रेस, खुद लिखा है स्वामी ने आजकल पिक्चरों में कुछ कुछ हाँ, ऐसे सीन तो दिखाते उसमें हैं। नहीं, लगभग वैसा ही है जी। कि मैं तो कल्पना की उड़ान में चला पता नहीं कहाँ हूँ और भाषण भी दे रहा हूँ, सामने इतनी सुंदर लड़की बैठी हुई है। उस जमाने में उनके जो निर्मल वर्मा, उनके एक ही जगह पढ़े थे, लो शिमला में। अच्छा। राम कुमार, निर्मल वर्मा। तो ये सबको कम्युनिज्म से मोह भंग हुआ था, यानी डिसएंचेंटमेंट हो गया। अच्छा। तो स्वामी जी तो पोलेट भी गए थे एक स्कॉलरशिप पे, उसको छोड़ के आ गए थे। अच्छा। जो कि बाकायदा ट्रेनिंग ली थी। हाँ। तब ये जीवन दालिया जो भी नहीं रहे, ये वहाँ थे। स्वामी ने उसके बारे में लिखा है। अच्छा। बहुत सुंदर से उन्होंने लिखे हैं जी। जो अंग्रेजी में हैं और कुछ कुछ अनुवाद करके मैंने इसमें खुद मेरे लिए जानकारी थी, कहीं कहीं बताते थे उनके बारे में। जी। उनके अपने एक पुलिस दोस्त, उनकी माँ, खैर वो सब तो लंबा किस्सा है पर पढ़ने लायक है वो चीज़ें। लेकिन उनकी ड्राइंग की जो पावर थी, मैंने देखा उस कैटलॉग में भवानी जी के जो हाँ, क्या ड्राइंग स्केच बनाई है वो ड्राइंग। आप देखिए कि वो उसमें लगता है कि वो एक अच्छे कलाकार रहे होंगे तभी वैसे हाँ, बना बिल्कुल, पाए। बिल्कुल। और बाद में उन्होंने अरविंद कुमार, जिनकी अभी हाल में डेथ हुई है, उनके अच्छे दोस्त थे, जो माधुरी के संपादक हो गए थे बाद में, तो उनका एक उसमें ड्राइंग है, बहुत अच्छा है। मतलब निर्मल जी का इतना नहीं वो अच्छा उन्होंने बनाया, जबकि निर्मल जी को ज़्यादा जानते थे वो, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी। फिर उसके बाद उनका चूँकि ग्रुप 80, एक्चुअली वो एक पॉलिटिकल आदमी तो हमेशा पॉलिटिकल ही रहता है जी। तो ग्रुप 80-90 तो एक तरह से पीएजी के खिलाफ भी एक मूवमेंट बनाने का वो था कि पीएजी उन दिनों सिर्फ पीएजी वालों ने सारा सीन वो कर रखा था। अब ये हिम्मत शाह, गुलाम शेख, अंबा दास, ये सब लोग जब वो ये लोग बैठे तो उस समय उस शो से ऑक्टोविया पास से उनकी ऑक्टोविया पास से दोस्ती कोई आसान नहीं होती, क्योंकि वो तो बहुत इंटेलेक्चुअल, हाई इंटेलेक्चुअल आदमी थे, पोइट तो थे ही। अच्छा। तो उनका उनके साथ संवाद ऑक्टोविया पास का श्यामलाल के साथ होता था, टाइम्स ऑफ इंडिया के जो एडिटर थे, और स्वामी जी के साथ। दो ही लोग थे जिनका रियल संवाद कर सकते। शायद निर्मल वर्मा भी कर सकते थे, लेकिन स्वामी पर तो कविता ही लिखी है ऑक्टोविया पास ने। तो वो जो एक पीरियड था, तो उसमें जो मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट है, उनका एक लेख हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था ट्रिनाले के टाइम पे 68 या उसके आसपास। उसमें क्लीमेंट ग्रीनबर्ग अमेरिका से आए थे। और क्लीमेंट ग्रीनबर्ग जो हैं वो एक्शन पेंटिंग और एक्सप्रेशन, अमेरिकन जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के बहुत बड़े चैम्पियन थे, और कहा जाता था कि CIA वगैरह चाह रहा था कि पूरी दुनिया में मतलब वो फैले। तो वो यहाँ आए तो उन्होंने एक बात कही जिस पर स्वामी का कमेंट मुझे हमेशा कई बार मैं कोट कर चुका हूँ। उन्होंने लेख में लिखा हिंदुस्तान टाइम्स में कि वो ये कह कर गए कि इंडियन आर्ट में एक्सपोर्टेबिलिटी होनी चाहिए। वो बोले कि ये जो आप लोग एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बना रहे हैं वो तो हमारे यहाँ जैक्सन पोलक, डी कूनिंग सब बना रहे हैं, कर चुके। तो उस समय ये हुआ कि नियो तंत्रा अचानक फिर उनको लगा कि ये है एक्सपोर्टेबिलिटी, बीरेन डे, संतोष, ओम प्रकाश शर्मा। लेकिन स्वामी जी ने वो वाली एक्सपोर्टेबिलिटी का रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने इंडियन मिनिएचर ट्रेडिशन जो मतलब खासतौर पे जो कांगड़ा और इन जगहों के और थोड़ा सा अपनाया विनोद, तो इन लोगों को बता दिया कि अगर तंत्र भी है तो क्या है। हाँ। तंत्र आधारित उनकी पेंटिंग्स हैं, कुछ ज्योमेट्री, इन लोगों से अलग है, बहुत अलग है। कुछ पेंटिंग जो उस समय की हैं। देखिए असली उन्होंने जो कला में निर्वाण प्राप्त किया है वो था चिड़िया, और ये जो सीरीज थी उनकी, वो 70s में तो छाई हुई थी। मैं समझता हूँ कि क्योंकि मैंने घूमियल में उनकी 4-5 शो देखे होंगे, और वो शो जो थे उनकी उन पेंटिंग को देख के एक मोड़ आया था कला में। आखिर मंजीत बाबा ने कैसे फ्लैट कलर में आ गए, तो वो कहीं उसका असर बहुत हुआ। उनका 1890 के साथ दिल्ली शिल्पी चक्र से भी कुछ था कनेक्शन, ज़्यादा नहीं। 1890 तो एक्चुअली उसमें क्योंकि सब अच्छे कलाकार थे अपने अपने ढंग तो के। दिल्ली के चक्र में शायद विजिटिंग, शिल्पी चक्र में तो बैठने की जगह थी। मीटिंग प्लेस। अभी वो अतुल, तुमने शो किया ना, तो अतुल भल्ला एक दिन आपके उनका बेटा आया था,
वो तो हमारे ये भी बचपन दिलचस्प है कि जब रवि जी शायद कम एक्टिव थे 65 में जी तो विवान का शो का कैटलॉग उन्होंने लिखा था, धूमीमल गैलरी में पहला गैलरी शो में हुआ पहला था। शो, ये भी जी, इंटरेस्टिंग वो तो बात विवान है। ने बोला कि हाँ, पहला हाँ। शो मेरा 65 में हुआ था, कहने पे वो ही 65 में हुआ। तो ये पास में विमान ने ही मिलवाया था। अच्छा, वो कला जो थी वो स्वामी जी के सोच के बिल्कुल अलग थी, वही मैं भी पॉप आर्ट टाइप जी। की थी, उन्होंने लिखा भी है कैटलॉग। मैं भी इसी पॉइंट पे एक और आ रहा था कि एज ए क्यूरेटर मैंने कहीं स्वामी जी का एक कोट पढ़ा भी था कि ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे अच्छा लगे वो ही हाँ। अच्छा आर्ट है। मेरे एज ए क्यूरेटर मेरा काम है कि मैं आर्ट सबको दिखाऊं, फिर लोग देखेंगे तो भारत भवन इसका उदाहरण है। उस बहुत तरह बड़ा से उनका उदाहरण। दिमाग काफ़ी एक और तुम्हारा खुला जो सवाल था ना सोच। उसमें दो चीज़ें जोड़ना चाहता हूँ कि बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है तुम्हारा, वो बहुत लोग जानना चाहते हैं। तो स्वामी तो इन हिज स्टूडेंट डेज वो तो उन्होंने तो मतलब स्कूल ड्रॉप आउट थे ना, स्कूल ही छोड़ दिया था, फिर वो कलकत्ता चले गए थे। कलकत्ते में तो जैसा उन्होंने खुद लिखा है कि अंडर गारमेंट्स बेचते थे वो टाइगर सिनेमा के पास, और टिकटें ब्लैक करते थे सिनेमा की। दैट इज़ हाउ ही सर्वाइव्ड फॉर 3 months। देन ही मेट सम सोशलिस्ट लीडर्स और सीरियस वर्कर्स देयर। फिर उनका उधर रुझान हो गया सोशलिस्ट पार्टी की तरफ। अच्छा मतलब मार्क्सवादी, सोशलिस्ट, इनसे उनका बहुत दिनों तक रिश्ता रहा। सब लोगों से, मोहित सेन से एक ज़माने में अजय घोष, सभी तो उनको जानते थे। तो कम्युनिस्ट बाकायदे रहे थे एक समय। वो उनके दूसरे दिन थे। जब उनके बारे में सुनता हूँ, जो हमारे मित्रों ने बताया है, हमसे बड़े मित्रों ने, कि वो करोल बाग में एक लगभग अपने को बंद सा कर लेते थे, और वहाँ स्वामी पढ़ते बहुत थे। तो पूरा मार्क्सिज्म, अच्छा ये जितनी किताबें जो भी ट्रेंड्स थे उनके पढ़ते थे। ठीक कब शुरुआत हुई इसका अंदाज़ा पूरा मुझे भी नहीं है, लेकिन शायद वो कुछ करते थे। और उनके जो विनोद जी ने कहा वो सही है कि पोलिश फेलोशिप मिलने के बाद से वो थोड़ा एक शायद उनको लगा कि नहीं तो मेरी ज़मीन यही है, और मुझे यहाँ नॉट बिकॉज ऑफ पोलिश फेलोशिप, लेकिन उस दौरान जो उन्होंने काम इस तरह के करने शुरू किए ना, जो होता ही है कि आप करते हो, तो परहैप्स दैट ब्रॉट हिम मोर कॉन्फिडेंस इन हिम। फिर जो इतने वर्षों का लिखना था, लिंक में, पैट्रियट में, राइटिंग अबाउट अदर्स, कॉन्ट्रा निकाली, इतनी सुंदर मैगजीन निकाली, तो बड़ी गहमा गहमी वाला पीरियड है जहाँ स्वामी बहुत कुछ कर रहे हैं। ये सारे लोगों से जुड़ रहे हैं जो उनको लगता था, और वैसे लोग थे जिनको उन्होंने ग्रुप 1890 में जोड़ा, और फिर सीनियर्स को भी मानते थे, हुसैन को भी बहुत मानते थे, हुसैन को बहुत मानते थे। हुसैन साहब ने एक बार मुझसे कहा था कि जब मैं भारत भवन के लिए काम लेने उनके पास गया था, तो कुछ स्वामी के बारे में भी बात हुई। अरे बोले उनकी क्या बात है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ कहा उन्होंने। हाँ, नहीं वो एज ए क्यूरेटर अशोक जी भी हर बार एक वो इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताते हैं कि जब ज्ञानी जैल सिंह आए हाँ, वो भारत तो बहुत भवन, इंटरेस्टिंग है। और वो अंबादास का पेंटिंग के सामने देखते हैं तो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ तो समझ आना चाहिए। तो स्वामी जी कहते हैं अच्छा आगे चलते हैं, और अपनी पेंटिंग के सामने वो ज्ञानी जी कहते हैं कि ये देखो चिड़िया विड़िया समझ आते हैं, पहाड़ खलियान वगैरह, तो कहते हैं मुझे समझ नहीं आता। तो उस तरह से एज ए क्यूरेटर भी उन्होंने बहुत, चाहे ट्राइबल आर्ट हो, चाहे एब्स्ट्रैक्ट हो, चाहे न्यू तंत्र हो, बहुत फेजेस। मैं इससे एक चीज़ और स्वामी के बारे आखिर में तो ट्राइबल से जुड़ा हुआ उनका जो वडेरा में शो हुआ था। एक और बात याद आती है जिसको लेकर मैं बड़े, उससे ताकत ही बहुत मिलती है मुझे, आज भी मिल रही है स्वामी के बारे में सोच करके, कि सच ए फ्रेल लुकिंग बॉडी एंड सच ए ग्रेट प्रेजेंस है। और उसके अलावा वो खाली फ्रेल, लेकिन उसमें एनर्जी थी। आसान नहीं होता जो स्वामी ने काम इकट्ठा किया। एज ए क्यूरेटर वी ऑल नो कि 10 लोगों से संपर्क करना मुश्किल होता है। hundreds of tribal artists, to talk to them personally, know them personally, and all the artists. सबसे अलग अलग रिश्ता, पदमसी से अलग, कृष्णन्ना से अलग, शेख से अलग, जयराम भाई से अलग, अंबादास से अलग, यू कैन गो ऑन नेमिंग ऑल ऑफ देम। तैयब का फिर भी उन्होंने हाँ उस पे लेख बिल्कुल, लिखा कि तैयब के बारे में काम बहुत अच्छा संबंध नहीं था, लेकिन धूमिल की घटना है। तो वहाँ पर उन्होंने कहा, जो मेरे सामने ही घटना है, टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्होंने पढ़ा वो आर्ट क्रिटिक वाला पीस, और उन्होंने कहा नहीं तैयब के साथ न्याय नहीं हुआ। और वो यही श्यामलाल जी को कहा उन्होंने कि मैं लिखना चाहता हूँ। तो श्यामलाल जी ने कहा कि 2 आर्ट क्रिटिक तो नहीं हो सकते, एक हैं तो आप नाम से लिखो तो मैं छापूँगा। तो स्वामी ने कहा मैं नाम से लिखूँगा।
ही रोट ए पीस। तो वो एक बड़ा, उसकी तो बात ही कुछ और थी ना। रामचंद्र ने जब शो किया ये रवि वर्मा पर, तो हम सब लोग थे उसमें। बहुत बड़ा नेशनल सेमिनार हुआ था और बहुत बड़ा काम रामचंद्र ने किया था। कम से कम एक चर्चा का रवि वर्मा पर टाइम्स में उसके शो के अगेंस्ट लिखा। फिर हुसैन ने, स्वामी ने एकदम मुहिम चला दी। तो एक दिन मुझे रहा नहीं गया, मैंने स्वामी से कहा कि भैया ऐसा क्या हो गया कि आप लोग एकदम ऐसे पीछे। इसी तरह मैंने कहा पहली बार स्वामी से कि आप इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गए हो। तो स्वामी उनके कई वाक्य मुझे नहीं भूले। बोले प्रयाग, बात सारी ये है कि समझाने की है, ये भटक जाएंगे लोग, नहीं तो हमसे कोई दुश्मनी थोड़े है। रवि वर्मा भी हमारे भाई थे, कलाकार थे तो हमारे भाई ठहरे। तो वो कलाकार को भाई मानने वाले व्यक्ति थे। असल में वो रिकॉर्डिंग का चूँकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक बात बस मैं कहूँगा कि वो जो उनकी खासियत थी कि ऑक्टेवियो पाज जैसे टॉप इंटेलेक्चुअल, जो वर्ल्ड क्लास इंटेलेक्चुअल और पोइट से शुरू होकर भूरी भाई तक इक्वल लेवल पे कितने ही नाम है विनोद और भी दोनों रेंज। नहीं वो पाज के साथ मॉरिस ग्रेव्स, मार्टा, हाँ सब लोग आए। वो पिकासो की पत्नी तो हमारे सामने मिलने आई। आए थे एक बार ट्रेनारे सेमिनार में। पिकासो की पत्नी मिलने आई थी स्वामी को। डिप्लोमेट्स हो चाहे पॉलिटिशियंस हो चाहे सबके साथ मतलब इक्वल लेवल पे बात करते थे। ये नहीं है कि अगर भूरी भाई है या जनगढ़ सिंह श्याम है, सही कह रहे हैं, तो आप जो है अपना मुखौटा लगा के बात कर रहे हो। वो सहज और कनेक्ट भी सब एज से और करते थे। प्रेम भी वैसा ही था। वो तो सच्ची घटना है। अमेरिकन एम्बेसी के लोग गए थे ट्राइबल सेक्शन देखने के लिए, खास तौर पर बहुत नाम उसमें भारत भवन का हो रहा था। सबसे मिलवाया स्वामी ने, उन्होंने कहा मिलना चाहते हैं। तो शाम को उन्होंने बहुत बड़ा रिसेप्शन दिया। स्वामी वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं एक ट्राइबल आर्टिस्ट नहीं है, उल्टे पाँव वहाँ से लौट आते हैं। कि हाउ कम in the afternoon you were paying them tributes and you have not invited them. नहीं, वही यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस जैसे आप कह रहे हैं, तो आज यही समझ आ रहा है कि उनका टॉप से लेके चाहे बच्चों तक भी, जैसे आपने दीदी का इंसिडेंट बताया, मेरे साथ भी मुझे याद है, जैसे मुझे सबके साथ मनीषा को पूछ लीजिए, मनीषा को पूछ लीजिए, मनीषा पारेख को, किसी से भी आप पूछ लीजिए, शांति भाई के बच्चों से पूछ लीजिए। मैं भी उनसे मिलके वो कभी वो बलून देखता था तो कहता था देखो आपकी पेंटिंग जैसे ही बना रहे हैं ये, वो कहते थे हाँ। हिम्मत राइटली कैन से कि मैं स्वामी के बहुत निकट था। शांति भाई कह सकते हैं, कृष्ण खन्ना कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूँ, रवि जी तो कह ही सकते थे। नहीं, मेरा और एक लास्ट क्वेश्चन यही है कि मतलब जैसे उस टाइम पे, हालांकि आगे पीछे भी बहुत अच्छे डीलर और आर्टिस्टों की एक रही है पार्टनरशिप, चाहे हम काली पंडोल जी का देखें या वडेरास का देखें और भी रहे, पर मेरे हिसाब से स्वामी जी और रवि जी का अपना एक उस टाइम पे पार्टनरशिप बहुत अच्छा रहा। और सिर्फ आर्ट ही नहीं, और मतलब या विजुअल आर्ट ही नहीं, और फॉर्म्स ऑफ आर्ट भी बहुत इनकरेज हुए। जो मैंने भी ग्रोइंग अप ईयर्स में देखा है कि आर्टिस्ट वहीं बैठे हैं, पोइट्री एक्सचेंज हो रहा है या फिर और कभी म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेस भी हो रही हैं। तो आपके हिसाब से हम लोग को क्या करना चाहिए कि वो एक चीज़ रिवाइव हो, कि लोग आपस से मिलें, कुछ शेयर करें? या इस मामले में मेरा मानना है कि जो डिफरेंट पीरियड्स होते हैं रिवाइव नहीं होते हैं, वो कुछ नया बनेगा, उसका कुछ हिस्सा चला आएगा, वो युग का, और उसको वैसे ही मानना चाहिए। तब इसमें आनंद भी, विनोद जी भी जो लिख रहे हैं यादनामा, उसमें इसीलिए इतना आनंद आ रहा है कि वो एक युग है। और ये तो सच्चाई है। देखिए, अब मैं कभी कभी सोचता हूँ, बिना रवि जी के मेरा तो यहाँ तक मानना है, नॉट ओनली डेली आर्ट सीन, ये हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका है। नहीं, एज ए यंग गैलरिस्ट आप लोग हमको आइडिया दे तो कुछ तो ऐसा रिवाइव करना चाहिए। अरे तुम करते रहे हो, तुमको और भी आइडियाज देंगे। अब तुम देखो स्वामी को ही, मैं इसका थोड़ा अफसोस, पोइट्री रीडिंग के सेशंस हैं, हाँ, तुमने किए हैं। बिना बात के लोग का मिलना भी बहुत जरूरी है, उसमें डिस्कशन में दिखाइए, ये जो डिस्कशंस हो बाकायदे। बहुत से कलाकारों अब समहाउ ऐसा हो गया मॉडर्न डे वर्ल्ड के, हम लोग आपस में मिल ही नहीं पा रहे हैं, इंटरेक्शन ही नहीं हो पा रहा है। मोर मीटिंग्स, गेट टुगेदर्स। अब देखो ना, उस दिन जब विनोद जी की फिल्म दिखाई गई थी, अभी मैं उसकी तस्वीरें देख रहा था तो अच्छा भी लग रहा था, दुख भी हो रहा था। मैं वहाँ तुम्हारे बार में, उसमें बाहर
हम लोगों के सामने बड़ी हम इतना कहाँ से पीते होते। तो जय झरोटिया का आइडिया था कि सब बोतलें रख लो और तस्वीर खिंचाओ। अच्छा। तो लोग देखेंगे तो बड़ा से कि क्या कर रहे हैं लोग, तीनों लोग। और वाकई तस्वीर मैंने देखी अभी, फिर इतना दुख भी हुआ लेकिन सुख भी हुआ कि जय के साथ हम उस दिन थे, हम ऐसी बातें कर रहे थे। हैं अभी हाल की बात है, वो पता नहीं कहीं मुझे तस्वीर दिखाई पड़ गई और बड़ी अद्भुत तस्वीर है वो, कि नंद है, मैं हूँ और हमारे चेहरे लगभग छुप गए हैं और बोतलें ऊपर। तो तुम तो करते रहते हो और इसको और करो। और इतने जैसा विनोद जी कह रहे हैं पोएट्री रीडिंग्स और हों, डिस्कशंस हों। कभी मेरा तो मन ये है कि कभी अच्छा समय आए, मैं तो पता नहीं उसमें कितना सहयोग अब कर पाऊँगा, नहीं जब तक हूँ तो करूँगा ही, लेकिन एक सीरियस मैगजीन की बात सोचो, उसकी बहुत ज़रूरत है। पब्लिकेशन तो क्योंकि उसमें ये है ना कि अब हम काउंटर तो नहीं निकाल सकते, युग नहीं लौट सकते, वो स्वामी जैसे लोग ही कर सकते थे। पर मन में बात उठती है, आज सच पूछो तो उस तरह का एक अच्छा आर्ट बुलेटिन भी नहीं है, जर्नल बुलेटिन, हाँ, कि जिसमें उसमें प्रयाग जी दिक्कतें बहुत हैं, आजकल लिखने वाले नहीं मिलते। मतलब फंडिंग तो हो जाती है, तैयार करने पड़ेंगे ना, मुश्किल है, तैयार करने पड़ेंगे विनोद, और लिखने वाले अखबारों में कोई क्रिटिक नहीं है। नहीं, इसलिए है कि जगह भी नहीं है ना। अब देखो मैं इसको ये बात मैं मानता भी हूँ नहीं भी मानता, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में तो इतने लोग मुझे यंग लोग मिलते हैं, कुछ बड़ौदा के पढ़े हुए, कुछ स्वतंत्र रूप से। अब ये भूमिका पोपली नाम की लड़की है जो अभी न्यू इंडियन एक्सप्रेस में लिखती है, तो एक नाम हुआ, श्रुति पारसारथी है, आई नो देम पर्सनली। और मेरा ये मानना है कि अगर हम ऐसी कोई चीज़ निकालें, उनको जोड़ें, तो एक नई चीज़ बना सकते हैं। वो 10-12 हैं, मैं तो नाम बता सकता हूँ तुमको, उनको जगह नहीं मिल रही, उनको कोई लिखने वाले उनको नहीं कह रहे लिखो, वो गैलरीज में काम करती हैं और उनके कैटलॉग लिखवाते हैं और उनका असली वो तो छिपा रह जाता है। अब देखिए इन्होंने जो तो ऐसा नहीं विनोद, इस पर रिकॉर्डिंग जो की है उन्होंने करीब 40 कलाकारों की, कृष्ण खन्ना से शुरू होकर, वो मैं समझता हूँ कि अभी जब जापान में अर्पिता सिंह का शो और कलाकारों के साथ चल रहा है इस वक्त मोरी आर्ट म्यूजियम में, तो उसमें उन्होंने मांगा इंटरव्यू, देखो वहाँ तुमने लिखा था। हाँ, तो उससे ये है कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो अर्पिता भी आज वैसे नहीं बोल पाएंगी, क्योंकि समय होता है, बहुत महत्वपूर्ण काम किया है आज आप इस उम्र में इतना आराम से बोल रहे हैं, हर आदमी नहीं बोल पाता है, तो रिकॉर्ड जो हो जाए। पर एक जर्नल, मैंने भी इसलिए बोलना शुरू किया है कि ये उस तरह की बात नहीं कर रहा कि अरे जीवन जो तो सभी लोग जानते हैं, पर कभी कभी लगता है कि जो पास में है उसको जितना शेयर कर लो। आजकल मेरे मन में बहुत उठता है ये, और मैं इसीलिए इतना शेयर भी करता था, विनोद जी भी इसीलिए शायद लिख रहे हैं। हम सब लोगों को लगता है कि हम जब तक हैं, जब तक शेयर कर सकते हैं तो क्यों ना करें। मेमोरीज तो इनवैल्यूएबल हैं। और बहुत अच्छा काम किया है तुमने, विनोद जी के साथ मिलकर किया है। कई फिल्में मैंने देखी, सब देखी तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो सब बहुत महत्वपूर्ण काम है। हाँ, क्योंकि आजकल मैं यही देखता हूँ एज अ गैलरी जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग बस ऑक्शन के प्राइसेस और इन्हीं चीज़ों में रह जाते हैं। ये जो एक इंटरेक्शन का टाइम था आर्ट वर्ल्ड में, जिससे इतना डिस्कशंस होता था, इतना कुछ पॉजिटिव निकलता था, पर आज की उपलब्धि ये होनी चाहिए, विनोद जी की भी सहमति अंत में मैं ले लूँगा कि हम मैगजीन निकालें। आई विल गिव यू द नेम्स। अभी 2 नाम तो बता दिए, जिनमें से श्रुति पारसारथी को तो बहुत मैं मानता हूँ। उससे बुलेटिन करके वो अखबार तो निकालते थे, उसको रिवाइव करो, उसमें सीरियस चीज़ें भी छापो। जी बिल्कुल। उसमें तैयब मेहता ने एक इंटरव्यू में कहा था 82 में कि हमने वेस्ट की बुराइयां ले ली हैं, अच्छाइयां नहीं ली हैं। अच्छाई का मतलब डॉक्यूमेंटेशन। तो ये चाहे मैगजीन हो, चाहे इंटरव्यू हो, आजकल तो डॉक्यूमेंटेशन है जी। आजकल तो मैगजीन डिजिटली भी करा जा सकता है, डिजिटली ज़्यादा, बल्कि उसको आप बिल्कुल कंप्यूटर पे भी। आई क्वाइट एग्री। दिल्ली आर्ट गैलरी ने भी 1890 की जो किताब निकाली, तो एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन तो हुआ ना।
तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। स्वामी ने एक बात कही है ना कि ये मौत की बात थी। कोई किसी की बात ऐसे कर रहा था कि वो तो गया, चले गया, तो ये हंसने स्वामी ऐसे नहीं कहते। इसे देखेंगे ये बात हम में से कोई एक जाएगा तो क्या हुआ फिर। स्वामी was the first guy to go after amongst those. And it's a big gap, let me tell you, whether you like his painting or not. एक हस्ती थी. That hasti is so important, you know. And the hasti doesn't have, like Mr. Modi, to be flashed in the newspapers every day. Everybody who you come into contact with knows it. And that is the acid test of this thing. Does it work or does it not? Good sense, experience. And nobody has to lord it over कि मेरे पास ये जादू है पूरा, ऐसी बात नहीं है. But you come to recognize a certain validity of things, you know. That's very important. It's very true. Actually, it's the value of truth that comes out there. You know. I recall the fact that he was an intellectual intervener on the art scene of India. I don't think anybody before him, perhaps Sousa, but certainly nobody after him, has provided that kind of a scintillating intellectual articulation of a position. And he used to intervene. I think with his earlier Marxist and socialist background, he had turned to view art as superseding or exceeding history. And therefore he started painting the bird and rock, which can be of any time. So I think Swami was not bound by time. He was wanting to let his art soar in the timeless. And I think that was something very remarkable at that point of time. Actually, my father used to say one thing that, the language of painting is very formal. It is also opaque. It is a language of qualitative cognition rather than analytical apprehension, which I find is quite appropriate for his kind of painting and my kind of painting, where one doesn't have to, the onlooker, the beholder should never try to see the meaning which the artist's meaning. He should try to put the meaning himself or herself into the painting. Jagdish Swaminathan was born on 21st June 1928 in a wing of the Pleasant House in Sanjoli, Shimla, on a night when it rained incessantly. The image of Swaminathan that art lovers fondly remember today is that of a Tamil-speaking, Hindi-loving Baba or Swami with an excellent command over the English language as well. Attired in a white South Indian lungi and kurta and flaunting a beard and long hair, Swami truly conveyed the image of a carefree and bohemian Indian. Shimla was not only Swami's birthplace. A large part of his childhood was also spent there. He went to the Sir Harcourt Butler High School there, counting artist-writer Ram Kumar and his brother, Hindi writer Nirmal Verma, among his schoolmates. Indeed, Swami's friendship with Nirmal Verma has a long and profound history.
During India's first general elections in 1951-52, Swaminathan was active with the Communist Party of India in Delhi and Punjab. Around this time, at a public meeting, he met Bhavani Pandey, a socialist comrade's sister, and married her in Lucknow in 1955. Swami was smitten by Bhavani at their first meeting itself, and once wrote, "In the gathering in front of me below the dais, I saw a face which was to transform my life and set me on the path of my destiny. Calm and serene, she sat listening like a classic yakshi, and I, on the wings of love, rose high above the dais and the crowd and the trees, beyond the sun and the moon and the stars." Swaminathan's disillusionment with the party also began around this time, and he finally broke away from it in the wake of the political developments in Hungary in 1956. Living in Delhi's Karol Bagh area with 2 children, Kalidas and Harshvardhan, and wife Bhavani, Swaminathan had to struggle through life by taking up all manner of odd jobs relating to reading and writing. Noted cultural scholar Kalidas is currently director of the J. Swaminathan Foundation. Harshvardhan is a well-known and respected painter in his own right. Earliest memory about my father is, he carrying me in his arms and walking around the veranda of our house in Karol Bagh in the evening, trying to put me to sleep. And he used to sing a song, "Gagan Surya Ast Ho Gaya, Gagan Mast Ho Gaya." I don't know the rest of it. And then after that, when I grew up and started going to school and things like that, he used to be away most of the time during the day. And he would only come home quite late at night, about 10, and we were, asleep or something like that. We used to live with my grandparents. But in 68, when I was 10 years old, we shifted out of Karol Bagh and took a house in South Extension, where the economical situation had improved, paintings were selling, and my father had also worked as a journalist in various journals and papers. And after shifting to South Extension, it was just our family, my father, mother, brother and I. So that was a little more intimate experience with him, and he used to make me stand in his studio, and I used to be his studio assistant and tear rags for him and clean the brush and things like that. But after that, when I was 16, I went to Pilani for studies. Actually, when I finished my school, I came back. I had, in those times, I had something like 78 or 80%, which was considered one of the top percentages. That was in 74, I think. And KG Saab was sitting at home with my father. And KG Saab suggested कि Swami Harsha ko Baroda bhej do. So he asked me, and I said, I don't want anything to do with art. I want to do something else. All through his life, Swami was active at various levels in a variety of artistic and intellectual groups in Shimla, Delhi, Kolkata and Bhopal. Delhi Shilpi Chakra, Dhumimal Gallery, Triveni Kala Sangam, the Coffee House, Garhi Studios and the platform in the Bharat Bhavan courtyard were inseparable parts of his life. In his initial years, he had a dreary political life, became associated with the Communist Party, was subsequently disillusioned with it, got into the trade union movement, sold cinema tickets in the black market outside Tiger Cinema in Kolkata for survival, even sold vests and underwear, and in his struggling years in Delhi also penned a popular detective novel. He tried his hand at virtually everything. Swami was a compulsive reader and consequently had a deep understanding of ideologies, movements and political and cultural battles worldwide. He was also keenly interested in anthropology. That's why he could follow the quintessential aspects of Adivasi life. As a painter, Swami possessed no degree in art.
While working with the People's Publishing House in Delhi, he had joined the evening classes of the art department at Delhi Polytechnic, though it was not easy to study after a tiring day at work. In 1958, he went to the Academy of Fine Arts in Warsaw to study printmaking. It was a 3-year scholarship, but he barely completed the first year and returned to India. In 1962, Swami formed Group 1890, a much debated group in its time. In those days, whenever he met his artist friends like Jairam Patel and Amba Das, there would be intense debates about theories of art. All modern artists looked in the direction of Paris, New York or Mexico. Swami and his associates felt it was time to stop this nonsense. A number of artists such as Rajesh Mehra, Ghulam Muhammad Sheikh, Jyoti Bhatt, Raghav Kaneria and Himmat Shah joined Group 1890. The house in Bhavnagar, Gujarat, where the artists in the group had their first meeting, was numbered 1890, and that's how the group found its name. The first and last exhibition of Group 1890 was held in Delhi. It was inaugurated by Prime Minister Jawaharlal Nehru, and its catalogue was written by Mexican poet and diplomat Octavio Paz. The importance of the artist as an individual was pinpointed and focused upon by this group. Well, you know, the thing is that from the notion of a total objectivity to the notion of a total subjectivity, we found rather questionable. That there was the need to discover artistic expression as somewhere lying between the two, or rather the product, the end result of the interaction of the two. According to artist Manjeet Bawa, in his later years for Swami personally, Group 1890 was little more than a page of history. At the time the group was formed, its concerns and the causes it espoused were certainly important. But according to Manjeet, compared to Group 1890, Bharat Bhavan in Bhopal was a far bigger achievement for Swami. The art criticism Swami published in Link and Contra 66 in the 1950s and 60s, and the provocative discussions that he launched remain historically significant. The journal Contra 66, commonly referred to as only Contra, was founded and edited by Swami, who brought it out from Delhi in 1966 on the advice of Octavio Paz. It was run on the lines of the Little Magazine movement in India, prevalent in several Indian languages in the 1960s, and it featured poems, essays, and exhibition reviews. Each issue was accompanied by signed prints of Himmat Shah, Rajesh Mehra, and others. But it turned out to be a controversial magazine. Many eminent Delhi artists were alienated by Swami's contentious views, and it shut down after only 4 issues. Swami's association with the Dhumimal Gallery went back a long time. In those days, Dhumimal's management was in the hands of Vijay Kumar, known as Sethji, Mahendra Kumar, and Ravi Jain. Ravi Jain was the youngest among the 3 brothers, and his relationship with Swami was more amiable and professional. Poet and art critic Prayag Shukla's dedication for his Hindi book on Swami, published under one of Raza Foundation's special projects, reads, "Dedicated to the memory of Dhumimal Gallery director Ravi Jain, Swaminathan's collaborator, benefactor, supporter, and a connoisseur of art." Swaminathan ji was a personality which has always left a tremendous influence in my life, because Swamiji at that time was almost like a pillar in the gallery. He had a very strong following. He sort of had a place for himself, both for us and the artist and the gallery.
So when you look back and see what Swamiji meant was a great feeling. And I learned a lot with people like Swami, Souza, Manubhai and these artists, Paramjit, and a whole lot of these people, because I mean, as you know, Dhumimal Gallery was like an adda for all the artists, and we all used to get together right from 2 o'clock onwards to 3, 4, 5, and my interaction with all these people, especially with Swamiji and his wife Bhavani ji, was a tremendous experience. I don't think one can learn anything like that, whether in a college or in an institution. What I learned from Swamiji and the whole community, art community, which was comprising of a whole lot of artists and the critics. It was Ram Babu who had started the gallery out of his historic stationery shop in 1936. The kinship between Sailoz Mukherjee and Ram Babu is something of a legend. Swami too was highly impressed by Sailoz, having been under the spell of his image as a so-called mad artist since childhood. In the 1970s, Swami became Ravi Jain's main advisor. In those days, Dhumimal was the most talked about meeting point for artists. On Swami's advice, the gallery organized exhibitions of many of today's eminent artists: Bikash Bhattacharjee, Krishan Khanna, Arpita Singh, Jogen Chaudhary, Manjeet Bawa, Amitabh Das, Paramjit Singh and Manu Parekh, which lent both glamour and gravity to those times. In 1979, Dhumimal Gallery organized a solo show of Swami's works where all the leading Hindi poets of the day recited their works. On the occasion, Dhumimal also issued a 100-copy edition of Swami's Hindi poems with a silk screen design by Manjeet Bawa for its cover. पुराना रिश्ता पर्वत की धार पर बाहें फैलाए खड़ा है, जैसे एक दिन बादलों के साथ आकाश में उड़ जाएगा जंगल। कहते हैं पहले कभी कोकू नाले तक उतरे थे ये देवदार, और आसमान को ले आए थे इतने पास कि रात को तारे जुगनू से गाँव में विचरते थे। अब तो बस जब मक्की तैयार होती है तब एक ससुरा रीछ पार से उतरता है, छापे मार की तरह बर्बादी मचाता है। अजी क्या तमंचे, क्या दुनाली बंदूक, सब फेल हो गए महाराज। बस अपने ढंग का एक ही बूढ़ा खुर्राट न जाने कहाँ रह गया इस साल। जिस पर आकाश नहीं टिकता, जगदीश स्वामीनाथन के नए चित्र देखकर पीछे छूटा हुआ लौटता है, जैसे साथी था कभी छूटा नहीं था, पड़ोस से घूमकर वापस अपनी परछी में फिर। शब्द नहीं लौटते, लौटते हैं अक्षर अपना विन्यास गंवाकर। प्राचीन लिपि अनंत की धूसर सतह के नीचे से चुपचाप झांकती है। प्रतीक्षा का गवाक्ष जिसके पार नहीं दिखता कोई भूदृश्य, सिर्फ आकार, आभास, छायाएं, इस पर कोई आकाश नहीं टिकता, पर फिर भी जो बदलता है संभावना के गवाक्ष में। सरहद पर धुले पुछे से देव चिन्ह, रक्त तिलक, होने न होने की छापें। ये समय नहीं है जो कुछ पास है उसे नबेरने सहेजने का, याद करने का। ये सिर्फ जगह है जो बीत रहा है, जो बच रहा है, जो जगह बना रहा है उसके लिए। गलियारों इतिहास के अरण्य रोदन, आशा निराशा के स्थापत्य के पार, ये सिर्फ जगह है, ये समय नहीं है। In 1966, Dhumimal held a one-man show of Vivan Sundaram's works, for which Swami wrote the catalogue.
In it, Swami said, "We all know that we had a glorious past. So glorious, in fact, that we are stinking with it. Only we are aware of our glory and not at all of our stink. I am happy that there are at least a few in this God-enthralled country who are young enough not to be taken in by the vials of the establishment. I am happy that Vivan is one of them." Very provocative show, and it was very different from Swaminathan's aesthetics, but yet he was open enough to open the show. Of course, there were people who were some of his colleagues, younger colleagues, were surprised that given Swaminathan's ideas and his aesthetics, why did he open a show like mine? But he said he thought I was a good artist, and the matter ended there. In the 1970s and 80s, two favorite artists of Ravi Jain of Dhumimal Gallery, close to his heart, were Francis Newton Sousa and Swami. But despite many similarities between the two, they belonged to different worlds. Art critic Geeta Kapoor, in her 1978 book Contemporary Indian Artists, writes, "Like Sousa, he, Swaminathan, had also the facility with words. While he groped his way through his images, he backed them up with persuasive arguments. Swaminathan was able to add a kind of political perspective that Sousa, despite his temporary politicization, never seemed to have gained." Unlike Sousa, Swaminathan was not an admirer of Picasso. In fact, he once said that Picasso's art means nothing to me. He was a bull in the china shop of art. Sousa found this comment by Swaminathan highly provocative. He believed Picasso and Cubism opened a large window to modern art. Nevertheless, the two artists had a strange sort of love-hate relationship. In one of his paintings, Sousa even depicted Swaminathan as Christ among a group of artists. So I believe that Swaminathan and Ravi Jain made the best artist-dealer partnership that we've had in the Indian art community. There have been others with Vadera and Hussain, or with Sakshi Gallery and Manjeet Bawa. There have been other, or Kali Pandol and Hussain Saab. But I do believe that between Ravi Jain and Swaminathan, it was the most productive and the most active partnership that we've had in Indian art history. Between both of them, not only did they control most of the Delhi art scene, but it was also to do with things like poetry, to do with things like other forms of art. There were regular poetry sessions at the gallery, there were regular meetings between artists, critics, collectors. So it had become a sort of a meeting place during Swamiji's and Raviji's time, where all artists would gather, there would be interaction, artists would be designing each other's catalogs, there would be discussions as to which younger artists need to be promoted and which should be shown, and not only in Delhi but across India, whether it be Vivan Sundaram, whether it be Bikash Bhattacharjee. There were a lot of important exhibitions that were done during that period. So as a child, one would meet Swami uncle very often. He was a regular visitor to the gallery. So my interactions with him, of course, were more as a child to this thing. One thing, of course, vividly I remember is that his painting colors I always found resemble these balloons that we used to get very often. So as a kid, I still remember when we would be playing with these balloons, I would always identify the yellows and the oranges with his paintings. Then if I would ever be painting in the gallery, once he'd ask me what was I painting, and I said the one who's laughing is a Sukhi Admi and the one who's looking down is a Dukhi Admi. So it said that you must continue this, and he'd also told my mother to preserve these drawings so it will be a good archive to look back on. Bharat Bhavan Bhopal has a multi-arts complex
which was inaugurated by Mrs. Indira Gandhi on 13th February 1982. Rupankar Museum of Fine Arts, a constituent unit of Bharat Bhavan, has two wings, one for the moderns and the other for folk and Adivasi art, where works in its permanent collection are on display. According to poet and critic Ashok Vajpayee, while establishing and directing the Rupankar Art Museum at Bharat Bhavan, Swami redefined the contemporary in a radical manner, wherein city dwellers alone were not contemporary, but the folk and Adivasi artists were also considered contemporary to the same degree. Bharat Bhavan as a building was designed by Charles Correa, but as an institution, it was a making of a trio. Jagdish Swaminathan, the theatreman B.V. Karant, and me. And Swami's role was very crucial, almost central, because Swami brought a new concept of contemporaneity to Bharat Bhavan. Till then, the popular notion of the contemporary was that it was urban, modern. It did not take into account the folk and tribal art at all. Swami tried to redefine the contemporary by making it simultaneous with not only the urban but also the rural, the folk and the tribal. This was a path-making direction which Bharat Bhavan took under him. The second point that makes Bharat Bhavan special was that this was an institutional intervention at a time when almost all public institutions in this country were under some kind of a decline. And therefore, a public institution of all the arts together was again an innovation and a daring. And Swami was very much part of it, because Swami, besides being a painter, an intellectual painter, an ideologue in some sense, was also very deeply interested in poetry, in music, in other things. The third point about Swami's contribution was that he involved young art students to collect folk and tribal art. This was a double-edged thing. One, that they will go into interior parts of Madhya Pradesh, into jungles of Satpura and Bastar and what you have, and will have the first time an encounter with folk and tribal art traditions. Two, they will bring whatever they discover to Bharat Bhavan. So Bharat Bhavan had at that time more than 1,000 tribal and folk artworks, which constituted the main collection of Rupankar, the museum as we called it. Earlier, it was thought that they should be mixed up. Then it was thought that it would create some kind of a confusion. Therefore, the urban modern art should be in one section, but an equally important and almost of the same dimension would be the other section where folk and tribal art would be displayed. This is how it happened. His life and art were so closely enmeshed that one cannot be understood without the other. In the beginning, Swami wanted Rupankar to display the contemporary as well as the folk and Adivasi artists in the same section. But some of the eminent modern artists opposed the idea. In the introduction to the catalogue titled The Perceiving Fingers, published in 1987, Swami writes, "A plan for the collection was drawn and students from the state-run art institutions were asked to volunteer for the collection drive. We were taking a bath of humanity every day. We were irrigated by the cultures of our peoples, and we were reborn. A live contact was established with hundreds of folk and Adivasi artists during the drive, which has now ripened into an ongoing relationship." Actually, Jangar Singh Sham
was discovered by Swami when he was on his way to Patangarh, which was the place where Warrior Alvin had once upon a time lived. And Jangar Singh Sham was a young boy breaking stones on a roadside. Swami stopped, asked him whether he knew Patangarh. And he said, I belong to Patangarh. So he said, why don't you come and take us there? On the way, he started talking to Jangar Singh and asked him whether there was any painting in his village. And he said, we all paint our hutments inside walls, etc. So that's the beginning. And then finally, when the visit ended, Jangar Singh was persuaded by Swami to come to Bharat Bhavan. And that's how he came to Bharat Bhavan, where he was given new material, new colors, canvas and paper, which he had never seen in his life. And it was his genius that he took to them so spontaneously, so easily, so smoothly, and became, in fact, a painter of great consequence. It is also an example how a singing tradition was converted into a visual tradition. हमारे लिए तो स्वामीनाथन एक भगवान है और एक हमारे लिए एक पूरा हमारी जिंदगी लाइफ बनाने वाले इंसान था वो. Perceiving Finger, the book that Swami wrote, had a very deep link with the museum, Rupankar. And in fact, they are byproducts of each other. That the museum led to the book, but the book contains the basic preamble of the museum. And the basic insight behind that is a very radical one. And it is to say that the technological developments in different societies do not make them more developed or less developed. Inside the history or outside the history, that's a wrong way of looking at the development of human beings or the historical time. So he, in a sense, was trying to say that you may have a very developed technology, but if you have a very poor artistic tradition, then you have no right to be called more developed culture. So therefore he said that this whole idea of the developed human being that the European person considered himself to be, and the less developed human beings that the tribes were considered to be, this has no basis, because the earth moves in infinity and infinity does not have a progression. So this idea is completely idiosyncratic. It's a made-up idea to finally create the superiority of the Western mind and Western man. So when we talk about Swaminathan and Bharat Bhavan in connection to tribal art, paintings and sculptures in tribal communities, if you look at his vision, he was the only artist who saw this tribal art not as a tribal art but a contemporary art, and he thought that this is an expression of men, and which is important. If you look at Picasso, he also used the tribal art for himself. Swami was the one who never used tribal art for himself. He brought them in the picture. In 1986, Jagdish Swaminathan, assisted by sculptor Robin David, created a work titled Minar-e-Shaheen in Bhopal, in memory of the great Urdu poet Allama Iqbal. Famous for tiny, poetically rendered birds in his works of the 1970s, Swami, for once, chose to create a giant falcon, or Shaheen, to depict the Urdu poet's spirit of fearlessness, uncompromising will to fight the forces of darkness, and indomitable thirst for freedom. The great Indian painter M.F. Hussain inaugurated the ambitious project in 1986 and also made a drawing on the subject. Created in the wake of the 1984 Bhopal gas tragedy, the sculpture is a grim work of art and a warning to multinationals, about which Swaminathan once said, "It is not supposed to look beautiful."
Swami was a great admirer of Urdu poetry and through Shaheen paid homage to Iqbal, recalling his lines, "Your nest need not be on the royal castle's dome. A royal falcon that you are, make rugged mountains your home." Eminent Hindi writer Krishna Baldev Ved wrote, "Much as Shaheen is flying, it is also perched. All the flying birds have subsumed in Shaheen, and all the mountains in the rock on which Shaheen is perched, seemingly flying." Now, in the same, the very beautiful, sculpture and the monument that he made close to, in fact, inside the Iqbal Maidan in the old city, and he chose Shaheen to be the symbol of Iqbal for the memorial of the Iqbal. And Shaheen is a very strange bird. It's a bird which flies very fast, and in Iqbal it represents what he called a Kamil human being, which means a complete human being. By that, of course, he meant a complete human being is a Muslim, but if you break the Muslim also, is somebody a deeply ethical person, because Muslim is who has muqammal iman. So which would mean that somebody who is a very ethical, deeply ethical person is a muqammal human being, is a total human, complete human being. And that has a very distinct quality, that it lives, Shaheen lives in the world, amongst the people, amongst the other birds, and yet it soars slightly above all of them. So above would mean that slightly indifferent to one's life, to the life around the Shaheen. It is part of it, and yet it is to an extent indifferent to that. And I think that's very important to understand this monument, because Shaheen, at the top of that, of the monument, is a stone, almost like the stone which, as if it has come from one of the paintings of Swami, and that's on the monument, and on the top of it is Shaheen taking a parvat. Swami had a large number of admirers, but many of the leading artists didn't always agree with his art or his radical ideas about art. However, his extraordinary intellectual authority certainly left the art world astonished. I prefer the old days when we had no money. We fought, suppose I say I don't like Swaminathan, but there were occasions we had exchange of words and exchange of good words also. He may occasionally say something good about you, wo bhi hai, but there was always a very vital kind of interaction between artists. Swaminathan never liked my work, and maybe to some extent I also didn't like his work. So our dislike was reciprocal. So that is one thing. Second thing, I think Swaminathan is a man of very strong views. I think in a way I am not aggressive. I am also a man of very strong views. The conflict happened in 2-3 times. For example, Ravi Verma exhibition. I like Swaminathan. I tell you, art philosopher, he is a very sensitive person. All through I have seen. But he wanted to show how our art could be different, but many places I like many of his work, but not all of his work. Swaminathan's works are, you see, it is indicating, it is an example of works, how works should be different from, following the Western art of, arts. See, that is what he wants to say. He wants that it should be different. That is we can find from his work.
but all works may not be great. Krishna Baldev Ved has written about Swami in his own inimitable style. Driven to desperation by the heat of the high noon and my own restlessness, I land up, in the company of a close friend in those days, at that Karol Bagh room where it is rumoured that Swami sometimes works on something. Maybe we have shown up there to prove the rumours wrong. It's a bare room where Swami stands half naked, like some young beggar famishing for many days. His sleepy and lost eyes emanate an opaque iridescence, somewhat in the manner of the nearly mad paintings of his final phase. On the naked floor, a virgin canvas is turning and twisting. Swami is staring at it and is possibly cleaning his same knife with the same rag which were subsequently immortalized by Octavio Paz in one of his dramatic poems. With a rag and a knife against the idee fixe, the bull of fear, against the canvas and the void, the uprushing spring, blue flame of cobalt, burnt amber, greens fresh from the sea, mine's indigo, with a rag and a knife, no brushes. With the insomnia, the rage, the sun, against the black face of the world, true crushing spring, serpentine undulation, the aquatic vibration of space, the triangle, the arcanum, the arrow stuck on the black altar, the angry alphabet, the drop of ink of blood of honey, with a rag and a knife, the uprushing spring, springs the Mexican red, turns black, the Indian red springs, turns black, the lips go back, the black of Kali, charcoal for your eyelids, woman desired every night, the black of Kali, the yellow and its searched beast, the ochre and its underground drums, the green body of the black jungle, the blue body of Kali, the sex of Guadalupur, with a rag and a knife against the triangle, the eye burst, fountains of signs, the serpentine undulation moves, wave upon wave of imminent apparitions, the canvas, a body dressed in its own naked enigma.